अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, अगले आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख का ऐलान होते ही मुल्क में सियासी सरगर्मियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ ने आज 4 साल के बाद मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और वतन वापसी के बाद बाकायदा तौर पर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ भी कर दिया है। इकॉनमी ऐसी चीज़ है जो जिसके दायरे में सब कुछ आता है, तो इस पे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो भरपूर तवज्जो हमारी सबकी जो है वो इकॉनमी पे होगी। इकॉनमी में अगर हम अपने आम आदमी को कोई खिदमत कर सके तो इससे ज़्यादा खुशी हमें और क्या हो सकती है। नाज़रीन, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। बाद सियासी मुबस्सरीन को उम्मीद थी कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही मुल्क में घुटन की जो एक फ़ज़ा है वो कम हो जाएगी और शायद तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन कैंपेन करने की स्पेस मिल जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। हाल ही में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक मोहम्मद ज़हीर नामी शख्स के 50 लाख रुपए वापस नहीं किए, जबकि कल फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी मोहम्मद ज़हीर को देखा तक नहीं है। फवाद चौधरी को जब अदालत में पेश करने किया तो उनके मुंह के ऊपर कपड़ा जो है वो डाला गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन गिरफ्तारियों को नाजरीन प्री पोल धांधली का जो है वो करार दिया है इसको, और ये भी कहा है तहरीक इंसाफ ने कि ये जो चीज़ है ये इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। नाजरीन, तहरीक इंसाफ को इतवार को मनसेरा में जो है वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त भी नहीं मिली और पुलिस ने जलसा गाह पर छापा मारा और स्टेज को दबा कर दिया और कुर्सियां और साउंड सिस्टम उठाकर वो ले गए। इसी दौरान पीटीआई के वर्कर्स जो वहां पे बैठे हुए थे वो भी वहां से भाग गए, जबकि लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अफजल अजीम अपात जो 9 मई के वाक़यात में दर्ज मुकदमात में गिरफ़्तार हैं, अब पुलिस ने इनके भाई और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। मगर नून लीग के कुछ रहनुमा का कहना है सब जमातों को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अब फिर एक इलेक्शन आ गया है, सबको लड़ना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई इतराज नहीं है, हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक है। हमने मैदान में मुकाबला करना है। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया का मैदान और है, गली का मैदान और है। तो नाज़रीन, सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही हैं, लेकिन आखिर ये जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रही हैं और क्या ये निगरान हुकूमत की नाकामी नहीं है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ और वकील शुएब शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब, आप भी वकील हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और रहनुमा नून लीग और आप भी एक सीनियर वकील हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, चूँकि पकड़ धकड़ आपकी पार्टी की हो रही है, कि असद कैसर को अरेस्ट कर लिया गया और फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि फवाद चौधरी ने तो पीटीआई छोड़ दी थी और वो तो इस्तेकाम पार्टी के अंदर चले गए थे, तो अब उनको क्यों पकड़ा गया है? देखें, माफ़ी मिलने के 2 कंडीशंस हैं। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि आप पार्टी छोड़ेंगे पीटीआई, दूसरी कंडीशन ये है कि किसी किंग्स पार्टी में शामिल होंगे। 2 कंडीशन में से अगर एक कंडीशन उसने फुलफ़िल की और दूसरी कंडीशन प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं की, फिर शकवान मेरे साथ 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा नहीं सही तरीक़े से हमारे पास नहीं आया। वो सही तरीका क्या होता है? सही तरीका ये है कि वो आएँ, आकर के डंडे के ज़ोर पे वहाँ जाएँ, वहाँ जा कर के बैठें और उनको जो अहकामात हों जो वो कहें वो उसमें प्रॉपरली शामिल हूँ। तो ये इस्तेकाम पार्टी के अंदर जाते नहीं थे, उनकी मीटिंग्स में नहीं जाते? पहले प्रोग्राम में गए थे, फर्स्ट मीटिंग में मैंने उनको देखा था। अच्छा। लेकिन आज मेरे साथ कर्नल हाशिम डोगर भी था, उसने कहा जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ, मैं पीटीआई में वापस जाऊँगा। मुझे नहीं पता, बहरहाल मेरे साथ राब्ते में नहीं थे। अच्छा। लेकिन बात यह है कि देखें, जिस दिन ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है सेम डे कई वाक़यात हुए हैं। एक ये है कि असद कैसर को उठा लिया, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल ग्रुप के पॉलिटिकल एक कमेटी बनाई हुई है हमने, उसके चेयरमैन है।
दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट ने रिसेंटली फैसला दिया है कि पूरे केपी में जहाँ जहाँ जलसा अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगी तो पीटीआई को भी पूरा हक होगा ये करेंगे। उससे पहले आपको याद होगा करक में जो ही जलसा करने की कोशिश की, सीधे गोलियां मारी, मर्दान और सवात में कॉर्नर मीटिंग करने की कोशिश की, उठा के जेलों में बंद कर दिया। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई कोर्ट के फैसले ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत ही नहीं है वहाँ। और सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, बल्कि लाहौर में आपको ने देखा था 100 से ज़्यादा मकामात पे पूरे पाकिस्तान में हमने उससे पहले परमिशन मांगी, किसी जगह अलाउ नहीं किया। हाई कोर्ट ने फिर ये इजाज़तनामा हमें कई जगहों पे तब्दीली के बाद कहा कि नहीं जी अब आपको इस जगह की इजाज़त है, काना में, लाहौर में। तो फिर ये पेशावर हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, जी हम कंटेम्प्ट में चले गए। लेकिन बात यह है कि देखें, और सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, हमारे कई वकील गिरफ्तार हुए। फैसलाबाद में एक वकील के घर में घुस गए, उसकी वो नहीं मिला तो उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। मसला क्या है, ये एक मैसेज देना चाहते हैं हमने, तो प्रेस क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमने पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, अच्छा, पीटीआई को हमने आगे नहीं आने देना। forward. अगर ये तर्ज अमल होगा, देखिए मैं एक बात करूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो दूर की बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी दूर की बात है, हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रहा, हमें तो सांस लेने की इजाज़त नहीं है। अगर इस तर्ज अमल से अगर आप ये इलेक्शंस कराएंगे जो वक्त से पहले उसको डिस्क्रेडिट कर देंगे तो आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा मुझे ये बताइए, आप बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन का? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे, ठीक है। हम इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह हर सीट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। कादिर मंदोखेल साहब, जिस तरह के ये बता रहे हैं, आप तो खुद वकील हैं, अगर पेशावर हाई कोर्ट कह देती है कि जी ये जलसा कर देते हैं और उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर आप मुझे बताइए कि ये जो एक परसेप्शन बन रही है तो ये तो इनके फेवर में चली जाएगी। अवाम तो कहेगी इनके साथ ज़्यादती हो रही है और हमारी अवाम को ये चीज़ अच्छी तो नहीं लगती, वो तो विक्टिम के साथ खड़ी हो जाती है। देखिए, विक्टिम के साथ साथ वैसे सोशल वर्कर कभी भी हम फंडामेंटल राइट्स, आप भी कानून आइन जानते 8 से लेकर 28 तक, कभी भी इसकी वायलेशन का हम कभी भी हिमायत नहीं करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सही फरमा रहे हैं शोएब शाहीन साहब कि वो जलसा या कारदर मीटिंग उखाड़ दिया। कल के दिन में यानी 5 नवंबर को कराची समेत सिंध की जो इंतखाबात हुए थे 16 हल्कों पे, वहाँ तो पीटीआई ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और पीटीआई ने, मैं एक हल्के का मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोट करूँगा, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का, वहाँ पीपल्स पार्टी ने लिए 5455 और मुस्लिम लीग नून ने लिए 606 और पीटीआई ने लिए 300। तो वहाँ पे छोड़ा गया ताकि आपके वोट बैंक ज्यादा ना हो जाए। तो अब जो मैं एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि इनकी टिकट पे इनके लोग जलसे आपने खराज तक नहीं देखा होगा, सुना होगा को पुलिस के किसी और के साथ स्मूथ हुआ। आपका तजुर्बा क्या कह रहा है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि केपी में और पंजाब में इनको नहीं लड़ने दिया? यहाँ बकायदा इलेक्शन लड़ा गया, टिकट पे लड़ा गया, नाम से लड़ा गया, कैंपेन पूरा आज़ाद तरह से, और वहाँ एक कार्डन मीटिंग भी नहीं छोड़े। मुझे हालांकि वहाँ नहीं, हमारी हुकूमत नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मगर चले आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है ना, सिंध स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि ये क्यों किया गया? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मतलब ये क्या पॉलिसी है कि वहाँ कॉर्नर मीटिंग हो रही है पूरे का पूरा इलेक्शन में। हाँ, मैं ये कहता हूँ, मैं हिमायत करता हूँ इलेक्शन बिल्कुल कैंपेन में, अप्रिशिएट कर रहा हूँ निगरान हुकूमत को कि उसने अच्छा मौका दिया, और मैं उम्मीद रखता हूँ आइंदा इलेक्शन में भी कि पीटीआई के एक एक वर्कर को, एक एक उम्मीदवार को पूरे जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो हम मांग रहे हैं, बल्ला मिलना चाहिए निशान के तौर पे, इनके बैलेट पेपर पे आना चाहिए। अच्छा ठीक है, पार्टी है और इलेक्शन की लिस्ट में बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक, मैं सिर्फ बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब को इंक्लूड करना चाहूँगी चूँकि वो भी वेट करें। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कादिर मंदोखेल साहब हैं वो कहते हैं कि जी मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर इनको इलेक्शन की मुहिम नहीं चलाने दे रहे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर इन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया है सिंध के अंदर, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, इलेक्शन में इल्ज़ाम और काउंटर इल्ज़ाम तो रूटीन की बात होती है। एक बात असूल की, एक प्रैक्टिस की असूल में तो यही है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी ताकतों को चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, उनको होनी चाहिए कन्वेंशन करने की, जलसे करने की, अपने मंशूर जारी करने की और लड़ने की। ये तो बुनियादी सी बात है। और बल्ले का निशान भी इनको देना चाहिए, क्यों नहीं? अगर वो पार्टी अपना बल्ले का निशान मांगती है तो बल्ले मिल जाए, अगर वो मांगती है कि हमें निशान चाहिए किताब का तो किताब का मिलना चाहिए, वो तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। ठीक, मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा, यकीन करें, दिल तो कभी कभी करता, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाए जैसा मियां साहब हो गए थे।
मियां साहब को जैसे पार्टी के सरबराह से हटा दिया गया था और उनकी टिकटें दी हुई खत्म कर दी गई थी, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा ये। जैसे हमारे 150 करीब लीडरशिप जेल में थे, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि इनके भी इस तरह के हो। लेकिन अगर वो खुद ही नहीं आते, मैं तो आजकल मेरे बहुत सारे पीटीआई के दोस्त हैं जी जी, हमसे या तो टिकट मांगते हैं या मैं उनसे कहता हूँ आ जाओ यार टीवी पे क्यों नहीं आते हो, 2-3 वकील साहबान हैं हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आर्टिकुलेट बोलते हैं, वो बेचारे आप लोग टीवी पे क्यों नहीं आते, वो सब शर्मा से जाते हैं। अगर उनकी पार्टी का अपना ये रवैया है तो मैं तो उस पर रास्ता राय नहीं दे सकता। अच्छा चले, इनकी रीढ़ की हड्डी के बारे में बाद में बात करेंगे, मगर एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, वो ये है कि आप जैसे भी कह लें, आप भी अवाम में जाते हैं, एक तासुर तो पैदा हो गया है ना कि जी एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जा रही है या उसको फेवर किया जा रहा है, बाकी पार्टीज को वो नहीं किया जा रहा। अगर आप आ भी जाएं, आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं, आपने देखा कि 2014 में क्या हुआ, धरने हो गए, आपके लिए गवर्नेंस करना मुश्किल हो गया। तो अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि इसके बाद आप सुकून से गवर्न भी कर पाएंगे? असल मसला तो ये है, हम तो सोच रहे हैं कि इलेक्शन के बाद पुरअमन तरीके से बात आगे चल सकेगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, मगर इट डजंट लुक लाइक इट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, बिकॉज द इलेक्शन is going to be marred with this kind of allegations. पाकिस्तान की तारीख में एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। ये लोग गलत बयानी करते हैं कि 71 में था, 71 में तो 161 सीटें एक पार्टी की थी, हमने किसी नहीं मानी थी वो बात। ये तो चलता रहता है। 13 में हम जीत के आए थे, हम समझते कि सही है, हमारे खिलाफ धरने आ गए और जो कुछ मगर सर देख लिया। आपने तो वोट को इज्जत दो के आप मुल्क से निकले थे ना, तो वापस आके आप कैसे नहीं वोट को इज्जत दे सकते? ये तो लोग सवाल करेंगे ना और आपके इलेक्टेड करेगी। अब हम बड़ा मंशूर लिख रहे हैं, आजकल रोज मीटिंग जारी है, हम बयानियां ले आएंगे, देखिए हम क्या चीजें लाते हैं, वो तो नजर आ जाएंगी आपको। लेकिन मेरा आसाफी नजर ये है कि ज्यादातर कहानियां बनाई जाती हैं, हकायक नहीं होती। लेकिन अगर कहीं इंटरम गवर्नमेंट कुछ कर रही है गलत, तो बिल्कुल गलत होना चाहिए, उनको अदालतें भी मौजूद है, मैं भी कहूँगा गलत नहीं करना चाहिए उनको, हर आदमी को ऐलान आना चाहिए, हर एक को आईनी दस्तूरी राइट मिलना चाहिए। मैंने तो ये कहा है, जो हमारे डिनाय हो गए थे इनके डिनाय नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपने एक असूली बात कर दी, इसके ऊपर एक वक्फा ले लेते हैं। मगर एक सवाल ये भी बनता है कि क्या जो फेवर किया जा रहा है वो क्या नून लीग को किया जा रहा है या मियां नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है? क्योंकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इमरान खान साहब नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और ये दो बड़े जो हैं लीडरान हैं पंजाब के, अगर इनको नाअहल ही रखा जाता है तो उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी वक्फे के बाद? वेलकम बैक नाजरीन, हम ये सवाल रख रहे हैं कि जो सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, ये किससे मांग रही हैं? शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मांग रही है, पीटीआई किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? देखें, जिनके पास अनडिक्लेयर्ड पावर है और जो इदारे हैं, हम तो हर एक से मांग रहे हैं। जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या आज़ाद है? क्या उनके पास पावर हैं? क्या वो उनके पास, आप बल्ले के निशान की बात कर रही थी, 30 अगस्त को इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि जी बल्ले का निशान अलाउ हो गया। उसके बाद से आज तक हम पीछे फिर रहे हैं, एप्लीकेशनें दी हैं, लेटर्स लिखे हैं, पर्सनल हियरिंग मांगी है, मिले हैं, बल्कि 3 दिन पहले जब प्रेसिडेंट को मिल के आ रहे थे चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा बिल्कुल बल्ले का निशान होगा, मगर लेटर नहीं मिला, आज तक लेटर नहीं मिला कंफर्म करने के लिए। तो आपको ये है हमारे साथ, आपको अभी तक पता नहीं चला कि आप बल्ले के निशान पे लड़ेंगे कि नहीं, इमरान खान तो साहब जो है कि नहीं। मगर सुने, मियां नवाज शरीफ का भी कोई पता नहीं, उनके खिलाफ भी केसेस अभी तक कायम हैं और दूसरी तरफ के वो अभी तक नाअहल हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो ओपन फील्ड दी जा रही है वो सिर्फ PMLN को दी जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी दी जा रही है? PMLN और नवाज शरीफ वन एंड सेम थिंग है। वैसे तो जो मुनकर नकीर लेफ्ट एंड राइट दोनों बिठाए हुए थे, अभी आपने उनकी तकरीर मुझे बताई, मुझे बताएं वो मईशत ठीक करने आ रहे हैं, एक साइड पे बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, एक साइड बैठे थे इसहाक डार साहब। मईशत अगर इन्होंने 16 महीनों में जो बेड़ा गर्क किया, इन्होंने ही अगर आके दोबारा संभालनी है लेफ्ट एंड राइट पे जो मुनकर नकीर बिठाए हुए, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। देखें, हम ये कहते हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे बहुत काबिल एहतराम दोस्त हैं, उनकी बड़ी बाउसूल बातें होती हैं, लेकिन कुछ फैक्चुअल बातें तो सामने रख लें। बताएं क्या फैक्चुअल बातें हैं, मुझे बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म जबर बर्बरियत आज हो रही है, ये आए ना, चूंकि वक्त की किल्लत भी होती है। असद कैसर के केस के बारे में आप मुझे बता रहे थे, कैसर के बारे में क्या आपको पता है?
वो लोगों से रब्ते कर रहे थे, पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन थे। अब उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या आया है? क्या है? ये आया है 2016-17 में इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में खरीदारी कराई थी, उसमें इन्होंने किकबैक्स ली होंगी। बिल्कुल 2020 में बकौल उस FIR के एक कंप्लेंट आती है जिस पे हमने इंक्वायरी करनी थी। अच्छा 3 नवंबर 2023 को FIR दर्ज की जाती है कि इंक्वायरी बाद में करेंगे, ये इल्ज़ाम आया है लिहाजा हमने FIR काट दी। अच्छा फिर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले आते नहीं हैं। तो मुझे बताएं कि FIR काटने के बाद क्या उन्होंने पूछताछ करनी होती है, उसके बाद अरेस्ट करना होता है? इंक्वायरी करनी होती है ना। इंक्वायरी नहीं हुई, 3.5 साल इंक्वायरी के लिए रखा, कुछ भी नहीं किया, एक दिन के लिए नहीं बुलाया किसी और मुकदमे में, वहाँ एंटी करप्शन में FIR दर्ज हुई, इंक्वायरी के बगैर उनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा अरेस्ट उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा अरेस्ट का तरीका क्या है? फिर किसने वो आते यहाँ आकर के हेल्प लेते इस्लामाबाद पुलिस की, कहते कि जी हमें अरेस्ट करा दें ताकि राहदारी जमानत करके ले जाते। हाँ चूंकि जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद पुलिस की है। फिर क्या हुआ? इस्लामाबाद पुलिस FIR उठा कर ले गई और अदालत को कहती है कि एंटी करप्शन वाले गिरफ्तार करने नहीं आ रहे, लिहाजा इनडेफिनेट पीरियड के लिए इसको जुडिशल रिमांड पे जेल में रख लें, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो आ जाएंगे वो इनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। अब ये लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस के मेहमान है। और फिर उसके भाई के खिलाफ पर्चा दे दिया। अच्छा सगे भाई के खिलाफ क्या किया? उसने ये कहा कि भाई आए थे यहाँ मेरे पास इस्लामाबाद पुलिस वाले और ISI वाले, उठा कर ले गए हैं, ये गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा जी आपने वो इदारों के खिलाफ बात कर दी, कुछ वारंटी कुछ भी नहीं। अच्छा अब ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आपने इनकी बात सुनी है, क्रिमिनल केसेस का लॉयर, आप लॉयर हैं, मगर देखिए इंग्लिश में तो क्रिमिनल लॉयर ही कहा जाता है ना, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आप इस तरह के केसेस आप देखेंगे और लोगों के सामने आएंगे, लोग बेवकूफ़ तो नहीं है ना, हमारी आवाम काफ़ी समझदार है, तो आपको नहीं लगता अगर आप लोगों की कोalition गवर्नमेंट फिर भी आ जाती है, ये बाय रह जाते हैं, तो एक लोगों का जज्बा हमदर्दी इनके साथ होगी, आप उस इलेक्शन को और उस गवर्नमेंट को कैसे संभालेंगे? अगर इन्होंने धरने कर दिए, इनको कभी ना कभी तो छूट मिलेगी। देखिए जहाँ तक मुकदमात के एज ए लॉयर में बात करूँ तो यकीनन असद कैसर साहब को जो बता 2017 का है और या फवाद चौधरी साहब का है, वो एक किसी ने इल्ज़ाम लगाया मेरे पैसे है, तो पैसों वाले केस पे तो कम से कम चेहरे पे कपड़ा तो नहीं होता है, ये तो बड़े से बड़ा दहशतगर्द होता है, उनके लिए पुलिस ये करती है, तो ये तो ठीक है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही शोएब शाहीन साहब और इनकी पार्टी को कि ये किन के ऊपर हाथ रख रहा है। कम से कम कुछ जो जेन्युइन लोग हैं, जो पक्के लोग हैं, वो उन पे हाथ रखे। क्या आप भूल गई कि जब ये परवेज़ खटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो ये असद कैसर साहब तो बराबर में बैठा हुआ था, क्यों बैठा हुआ था, क्या था? देखो एक सवालिया निशान तो है ना। फिर IPP का जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो ये फवाद चौधरी साहब तो बैठे हुए थे नीचे, गालबन उसको ये ख्वाहिश थी कि मुझे स्टेज पे बिठा ले, अगलों ने कहा नहीं नीचे बैठो। तो अब तो आपके कहने का क्या तो मेरे कहने का मकसद है कि ये कच्चे धागे पे बंधे हुए लोग हैं, वो कम से कम जेन्युइन वर्कर के ऊपर हाथ रख रहे, जो आपके लिए कुर्बानी दे रहे। ये तो दोनों के तो किरदार मशकूक मुझे लग रहा है दोनों का। आप देख दोनों किसी मैंने आपके सामने रख लिए, ये अभी भी इस उम्मीद भी की हमारे लोग हैं, इनको कहीं भी थोड़ा सा चारा मिलेगा ये बाकी चले जाएंगे। तो फिर उनको उठाया क्यों है? देखो मैं नहीं समझता हूँ, जहाँ तक केस है बिल्कुल ये बोगस केसेस है और इस तरह इनके साथ जो ना एक दहशतगर्दाना सलूक नहीं करना चाहिए। मगर PTI किसके लिए लड़ रही है? उनके लिए, जो एक परवेज़ खटक साहब के साथ बैठा, दोनों दूसरा IPP के इसमें बैठा हुआ था। आप कह रहे मैंने छोड़ दिया, भाई आपको अगर स्टेज पे नहीं बिठाए तो आपने छोड़ दिया। अच्छा आप गए क्यों? तो वहाँ आपको कोई नजरिया कुछ नज़र नहीं आया। आपने इमरान खान साहब के साथ कसमे वादे जो किया था वो कुछ नहीं है। वैसे काफी लोगों शेख रशीद के वो कह रहे मैं नया शेख रशीद बन के आ गया, वही हम तो पहले ही कहता ये आदमी जो है ना ये निकम्मा है, ये आदमी जो है ना वो तो मुंह से कहता मैं गेट नंबर 4 के पैदावार हूँ, आपको नहीं पता? नहीं बिल्कुल मुंह से कहते हैं, वो गेट नंबर 4 को इंट्रोड्यूस कराने वाले शेख रशीद है। और अब वो कह रहे मैं पहले तो कह रहे थे कि जो मैं हलाली हूँगा, अगर इमरान खान को छोड़ा मैं नहीं होगा, क्या क्या डायलॉग बाजी करते थे। और जेल मेरे ससुराल और अतकड़ी मेरे जेवर और पता नहीं क्या मेरे महबूबा, वो सारी डायलॉग बाजी जो इनको या नौजवानों को उकसा है उन्होंने मुख्तलिफ स्टेज मुख्तलिफ चले दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है शेख रशीद। अच्छा मगर एक बात है ज़फ़रुल्लाह साहब, देखें आप तो वकील हैं, मामलात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जो मियाँ साहब की अपील्स हैं क्या वो 1 महीने में खारिज हो जाएंगी अदालतों से? चूँकि देखें
अभी दिसंबर के अंदर मुहिम शुरू हो जाएगी और इलेक्शंस फरवरी में होंगे, तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर आपके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं तो लोगों के अंदर कोई तो सर्टेनिटी आए कि जी अगर हमने PMLN को वोट करना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ होंगे। आपके बहुत से वर्कर्स ये कहते हैं कि जी दिखाते ये लोग मियां नवाज शरीफ साहब को या लाते मियां शहबाज शरीफ साहब को है। देखिए, मियां शहबाज शरीफ भी हमारे सदर हैं और मियां नवाज शरीफ तो मजबूरन सदर नहीं बन सकते, वो हमारे कायद बना दिया हमने उनको। बात यह है कि हमारी तो ख्वाहिश है कि उनके साथ ज्यादती हुई है और अगले ड्यू टाइम में जितना भी इलेक्शन लड़ने से पहले का टाइम है उनका फैसला हो जाए। होता है नहीं होता मैं तो राय नहीं दे सकता ना, मैं ख्वाहिश का इज़हार कर सकता हूँ। और मैं बहरहाल ये बात समझता हूँ कि जो गिरफ्तारियाँ हैं मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। मेरी एक राय है एज ए कानूनदान, कानून का तालिब इल्म, कानूनदान मुझे नहीं कहना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, बतौर तालिब इल्म कानून के, कि अगली दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट आए ना, हमारी से मुराद है सियासतदानों की, जब भी गवर्नमेंट आए हमें ये चाहिए कि ये बेल का ला जो है ना इसको अमेंड करें। मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में सिवाय 4, 5, 6 ऑफेंसेस के ये सारे वैसे ऑटोमेटिकली बेलेबल होने चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। शोएब साहब भी बैठे हैं, ये मेरा ख्याल में नेक्स्ट टाइम हमें ये काम करना चाहिए। ये तो अच्छी तजवीज़ है। ये कि आपने एक और तजवीज़ भी दी ज़फरुल्लाह साहब, आपको याद करा दूं, आपने ये कहा कि ये जो निगरान सेटअप है ना इसको भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान खत्म में होना चाहिए। हाँ, ये आप क्यों कहते हैं? क्यों और कहते हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को कन्विंस करें, शायद इलेक्शन मनुष्य हमें मालूम नहीं, शायद हम ले आए। दूसरा बात ये कि ये जो गिरफ्तारियां हैं और काले कपड़े मुंह पे डालना है ना, ये तो किसी के, मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। ये देखिए, डिग्निटी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के कानून में वाहिद राइट है जो अनब्रिजेबल, अनएलियनेबल है। बिल्कुल, राइट टू लाइफ भी जो है वो क्वालिफाइड है। बिल्कुल है। राइट टू डिग्निटी अनक्वालिफाइड राइट है। अनक्वालिफाइड के रेपिस्ट की और मर्डरर की भी डिग्निटी आप खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, ठीक है, ये हमारे साथ भी होता रहा है, लेकिन ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं उस वक्त भी इसकी मजम्मत करता था। मैं चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर एक सवाल मुझे इजाजत दीजिए आपसे करूं, चूंकि इस केस से आप बड़े मुंसलिक रहे हैं और बड़े करीब से मुंसलिक रहे हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड को तलाश करने का कहा है। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैजाबाद का धरना का मास्टरमाइंड है उसको तलाश कर पाएगी और उसको सजा भी दे देगी? और मुस्लिम लीग नून जो कहती थी कि जी एहतसाब करो, एहतसाब करो, तो आप समझते हैं कि इसके अंदर एहतसाब होना चाहिए? हमारे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक बुजुर्ग हैं बहुत बड़े ना, 800 साल पहले, इनका एक दामाद था फ़खरुद्दीन इराकी, उसका बहुत खूबसूरत शेर है कि जब मुशर्रफ का केस चल रहा था ना तो मुझसे साहबी पूछते थे, हाँ भाई क्या होगा, अदालतें क्या करेंगी? तो मैंने तो उनसे ये गुजारिश की थी कि इराकी का ये शेर है कि मैं फ़ारसी में तर्जमा, उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ कि ए महबूब, तूने अपने हाथ में खंजर उठाया हुआ है, तो मेरा ही सर काटेगा, दुश्मनों के साथ सरों तक तो तू नहीं पहुंचता। भाई ये मामलात पाकिस्तान में इस तरह के हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी पाकिस्तान सोशो पॉलिटिकल, जुडिशल, लीगल उस सतह पे पहुंच चुका है। तो अभी एहतसाब का वक्त नहीं है, आप कह रहे हैं अभी एहतसाब का वक्त नहीं है? मेरा ख्याल के होगा। ख्वाहिश अपनी जगह पर है, ख्वाहिश है मेरी, हमने कोशिश भी की थी मुशर्रफ साहब के साथ की थी, बिल्कुल, और आपको पता है कि फिर लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया था। बहरहाल मैं तो आप इस नतीजे पहुंचा हूं कि हमें ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं एनी विटनेस हूँ 14 के धरने का और धरनों का एनी विटनेस हूँ, और मेरे सारा एंडलिज्म कुछ मेरा धीमा पड़ गया है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई आके कन्फेस कर दे, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो हमें तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मगर कन्फेस करने वाले कन्फेस करेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की आपने, मैं तो ख्वाहिश का इज़हार कर सकता हूं, आपने पेशकश कर दी। ये भी पूछेंगे कि ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि अब शायद PTI भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन चाहे, ये हो सकता है। और क्या सारे सियासतदान एक पेज के ऊपर आ सकते हैं? अगर आ गए तो फिर जमहूरियत स्टैंड्स अ चांस। वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के दौरान, बल्कि ब्रेक से पहले जो है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा जी एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। तो शोएब शाहीन साहब, आप अग्री करते हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब से कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए? और दूसरा ये है कि जो आप मामलात बताते रहते हैं इलेक्शंस के हवाले से भी, आप लोग क्यों नहीं जाते अदालत, क्यों नहीं जाते मामला लेके? अदालतों को पूछता कौन है?
अच्छा, मुझे बताएं अदालतों ने क्या कहा हमारे वाले मामले में? 20-20 दफ़ा 25-25 दफ़ा जमानतें करा के बैठे हुए हैं। परवेज़ इलाही के साथ क्या हुआ? छोड़ा है उसको? ख़वातीन का केस काबिल ज़मानत होते हैं, 4-4 5-5 दफ़ा उनकी ज़मानतें हो गई हैं, क्या उसको छोड़ दिया? और उसके साथ साथ आपको पता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये कहा कि भाई हम तो आपको दे देंगे ज़मानतें, लेकिन असल रिलीज़ तब हो गए जब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। ये जो लाहौर वाला जलसा हमने करने की कोशिश की थी वो किसके हुक्म से? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान शेख के हुक्म से की थी, राहिल कामरान शेख साहब। तो आप मायूस हैं, अदालतों से मायूस हैं? अदालतें जब अपना प्रोएक्टिव रोल अदा नहीं करेंगी, जब अदालतें कंप्रोमाइज़ कर लेंगी, जब अदालतें कमज़ोरी दिखाएंगी। अब मुझे बताएं, मुझे ये बताइए कि ये जो इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शंस होने हैं फरवरी के अंदर, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शंस फरवरी में हो जाएंगे? इसलिए चूंकि इस्लामाबाद में आपको पता है कितनी अफवाहें होती हैं और अभी भी नोबडी इज़ श्योर कि जी इलेक्टरल रोल स्केड्यूल अभी तक नहीं आया है। मैं सिर्फ काजी फाइसा साहब की वजह से इंश्योर कर समझता हूँ कि ये वाकई हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बाकी जो हालात वाक़यात हैं उनसे मुझे कोई शोर्टी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ज़रा मैं तारीख़ पे आ जाऊँ। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहला एक प्रेसिडेंट ने फैसला किया था 9 अप्रैल वाला, इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, 1 मार्च को फैसला आया कि नहीं, हर हाल में विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट तारीख दो। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 30 अप्रैल की तारीख दे दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। 30 अप्रैल नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो गए, उसको 8 अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया बगैर अथॉरिटी के। 8 अक्टूबर कान पक गए जी, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होना है, हुए ना? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 14 मई को होंगे, हुए नहीं हुए। ठीक है। और सिमिलरली मुझे बताएं जी, वो जो हमारे जलसों वाली बातें हैं पेशावर हाई कोर्ट की, किसके हुक्म से था? पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से। मुझे बताएं कोई एक फैसला माना गया हो? अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये एक तरीके से दुरुस्त है कादिर मंदोखेल साहब। आपकी पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार ये बात करते हैं कि जी इलेक्शंस को वक्त पे होना चाहिए, और यहाँ तक मैंने आपके सीनियर लीडरान को कहते हुए सुना है कि जी वी आर नॉट श्योर कि इलेक्शन फरवरी में होंगे कि नहीं। क्यों आपको इतना सख्त अभाम है, शक क्यों है इस हवाले से? ये बातें सारे इस अनाउंसमेंट से सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से पहले की थी। उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी को नहीं सुनते हुए देखा होगा कि इस तरह हम बात करें, कभी नहीं। उसकी वजह ये है, हमें पहले भी शक तक कि इलेक्शन 2024 में भी नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह ये जो इलेक्शन कमीशन जो ताख़िरी अरबे इस्तेमाल कर रही थी तो उसमें हम नहीं ले गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को टेकअप किया है तो वो कि मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पहले टेकअप करना चाहिए। पीटीआई की दरख्वास्त थी और सुप्रीम कोर्ट बार की थी, और बाद में पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त दी। मगर जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि जी अब ये अभाम है कि क्या उनके ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है या 5 साल की है, चूँकि आइन जो है वो 62-63 अपनी जगह है, मगर इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। ठीक है, इलेक्शन एक्ट जो है ना वो आइन के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह ये कि यहाँ ये कन्फ्यूज़न मौजूद है कि इसमें पिछली 16 महीने की जो जिसमें हम भी थे उसमें ये एक्ट में तरमीम की कि 5 साल उसको फिक्स किया जाए, मगर जो आर्टिकल 62-63 है ना वहाँ अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसकी तशरीह कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अभी ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर तलवार तो लटक रही है। अभी ये जो जफरुल्लाह साहब की पार्टी अभी से ख्वाहिश रख रही कि हम बनेंगे और हम हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा 4थी मरतबा, तो अभी तो तलवार लटक रही है। अच्छा, फिर इनसे पूछ लेते हैं। और फिर आपने एक और चीज़ कही है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों ऐलान नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ऐलान इस वजह से नहीं कर सकती है कि 30 नवंबर तक जब ये लिस्टें होगी डिलिमिटेशन की, उसके बाद समझ गई। जफरुल्लाह साहब, आपका इसके ऊपर क्या राय है? आप भी सीनियर वकील हैं, तो ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि जी आइन एक तरफ है, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ है, इलेक्शन कमेटी के जो हैं तरमीम इलेक्शन एक्ट वो एक तरफ है, तो कौन भारी होगा? नहीं, उन्होंने ये देखिए, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। सुप्रीम को आइन में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने ये सही बात कही है, आइन में बिल्कुल लिखा हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट के एक मैच ने ताबीर करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी है, लाइफ मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया। पार्लिमान का ख्याल ये था कि नहीं, हम उसको जहां जहां नहीं तयशुदा कि कितना पीरियड के लिए नाअहली होगी, आइन में मुख्तलिफ टाइम दिए हुए हैं, 3 साल 2 साल 5 साल, यहाँ नहीं था, जजों ने कर दिया। पार्लिमान ने उसको लकूना को देख के फिक्स किया। ये बात मंदोखैन साहब की बिल्कुल ठीक है, हमें इसका बिल्कुल पता है कि ये मामला डिस्प्यूटेड अदर होता है और ये अल्टीमेटली कोर्ट ने तय करना है कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो उनको, हाँ बिल्कुल सही बात है, कानून की बात है, ऐसा होगा, लेकिन कोर्ट ने ही तय करना है। हम ये समझते हैं कि वो फैसला गलत था
और पार्लियामान ने ठीक किया है। लेट अस सी हाउ द कोर्ट। मगर आर यू कॉन्फिडेंट कि इलेक्शंस फरवरी में हो जाएंगे? जी कॉन्फिडेंट तो देखो दुनिया में कुछ हो सकता है और पाकिस्तान में कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है और सो फार क्राइम यही बता रहे हैं, सो फार क्राइम यही बता रहे हैं कि इलेक्शन होगा और अल्लाह करे हो, अल्लाह करे अमन से हो। जो ये नई वेव चली हुई है, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान पे हमला हुआ, फलां हुआ, अल्लाह करे हम सब महफूज रहें। जी जी बिल्कुल, ये तो दुआ है। मगर क्या मियां नवाज शरीफ साहब सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे बशमूल पीटीआई को? देखिए हमारी तो ख्वाहिश रही है सारी जिंदगी, और इमरान खान जब धरने पे बैठा था 14 में, हम उसको भी मिन्नत तरला करके लाए थे, यकीन करें। 3 दफा एपीसी में मैं भी बैठा होता था। प्लान्स क्या हैं? क्योंकि मैं वक्त की किल्लत है तो मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाह रही हूँ। जी मेरा तो ख्वाहिश ये है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलकर बैठे और पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में कुछ रहनुमा असूल तय करके आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, शुएब शाहीन साहब, कादिर मंदोखेल साहब। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो वाकई में रहनुमाई जो है आवाम की करें, और वो तभी कर सकते हैं जब वो एक दूसरे से बात करें और सियासी हल ढूंढें और कोशिश करें कि जमहूरियत जो है उसको मजबूत करें। जितनी देर तक मुंतखब नुमाइंदे नहीं आएंगे पाकिस्तान में, उतनी देर तक हम समझते हैं कि सही मायने में जमहूरियत जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।